नमस्ते दोस्तों, मैं स्मिता महेश्वरी, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। टॉपिक नंबर 6, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की परिभाषा से हम स्टार्ट करते हैं। विराम का अर्थ होता है विश्राम करना या रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा के इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के उदाहरण, जैसे राम स्कूल जाता है, विराम। मैंने खाना खा लिया, विराम। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट हो जाता है, जिसके कुछ उदाहरण मैंने इस तरह दिए हैं। या फिर बिल्कुल विपरीत भी हो जाता है। उदाहरण के लिए, रोको, मत जाने दो। जो रोको में ये विराम लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ये इस तरह से लगा हुआ है। अब देखो, अगर विराम चिन्ह बदल जाता है लगाने का तरीका, तो वाक्य का अर्थ में कितना परिवर्तन होता है। रोको मत जाने दो, इसका क्या अर्थ हुआ? उसे रोको मत, उसे जाने दो। और यहाँ ऊपर का अर्थ हो गया है रोको जाने मत जाने दो। तो आप देख लो विराम चिन्ह से कितना परिवर्तन आया है अलग अलग जगह इनके प्रयोग करने से। विराम चिन्ह के प्रकार, पूर्ण विराम ऐसा होता है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये अल्प विराम है। अल्प विराम का मतलब थोड़ा रुकना। उप विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, कोष्टक, पदलोप चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अवतरण या उदाहरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह, त्रुटिपूर्वक चिन्ह, निर्देश चिन्ह। इनका विस्तृत वर्णन हम अगली स्लाइड में करते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार, पूर्ण विराम, फुल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। हम अक्सर पूर्ण हिंदी में जब भी हम लिखने का कोई काम करते हैं, हमारा वाक्य कंप्लीट होता है, हम पूर्ण विराम लगाते हैं। उसका मतलब ये वाक्य कंप्लीट। जैसे राम खाना खाता है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। इसको इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं। मोहन स्कूल जाता है, पूर्ण विराम। इसको तो इसका पूर्ण विराम तो मुझे लगता है जनरली सभी को पता होता है। अब अगला है अल्प विराम। अल्प का नाम से हो रहा है, अल्प मतलब थोड़ा, जिसको अंग्रेजी में कॉमा बोलते हैं हम। जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे राम, अल्प विराम सीता, अल्प विराम लक्ष्मण, अल्प विराम हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। अगर अल्प विराम ना लगाए तो राम सीता लक्ष्मण सीधे हो जाएगा, राम सीता लक्ष्मण हनुमान। ऐसा ठीक नहीं लगता ना। तो हम बिना इसके तो हम अल्प विराम के चीजों को डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, इसलिए अल्प विराम लगाना हमारे लिए जरूरी है। जैसे मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि देखी। विराम चिन्ह के प्रकार में अगला है उप विराम। जब किसी शब्द को, जिसको कॉलन बोलते हैं हम, जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहां पर विराम चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात जहां पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहां पर उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम, फिर हम लगाएंगे उप विराम चिन्ह, जिसको कॉलन बोलते हैं अंग्रेजी में। मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। उदाहरण, उदाहरण के बाद भी हम कॉलन लगाते हैं, उपविराम लगाते हैं और क्या बोलते हैं? राम खाना खाता है। इसका मतलब है ये उस चीज के विषय में आगे प्रस्तुत किया गया है, वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए। किसी वस्तु या विषय के बारे में आगे बढ़ा है तो हम पहले कॉलन लगाएंगे, उपविराम लगाएंगे, उसके बाद लिखते हैं उसको। जैसे विज्ञान, तो उपविराम वरदान या अभिशाप। अब ये विस्मयादिबोधक, दोस्तों बहुत अच्छे से देखना आप। मैंने आपको जब इसके विस्मयादिबोधक वाक्य भी समझाए थे तो आपको मैंने बोला था विस्मयादिबोधक
चिन्ह का जरूर ध्यान रखें। ये चिन्ह जहां भी होता है उसका प्रयोग, उसका अर्थ हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। इस चिन्ह, ये चिन्ह जहां भी दिख जाए उसका अर्थ हर जगह सेम ही होता है, चाहे वो विस्मयवाचक वाक्य में हो, किसी भी चीज में जहां पे विस्मय बोधक की बात हो वहां पे ये चिन्ह जरूर होगा। जैसे जहां पे हर्ष, घृणा, विवाद, विस्मय, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का भाव हो, बोध हो, होता है, वहां पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अवयव शब्द से पहले किया जाता है। अवयव का मतलब क्या होता है? जो शब्द कभी नहीं बदलते वह अवयव कहलाते हैं। जैसे हाय, हाय वह सो गई, हाय वह नहीं सोई, हाय रीता रो रही है, हाय श्याम रो रहा है। तो हाय लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग सब हो जाएगा, लेकिन हाय जो है वो नहीं बदलेगा। इसी तरह से सारे हैं, ये अवयव हैं, ये शब्द नहीं बदलते, लिंग वचन के अनुसार ये नहीं अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं। जैसे हाय वह मारा गया, हाय कितना सुहाना मौसम है। इस तरह से विस्मयादिबोधक चिन्ह हाय के बाद लगाया। ओह, जिस तरह ये आश्चर्य भाव, घृणा के भाव प्रकट होते हैं उसके बाद ये चिन्ह लगाया जाता है। अब है अर्ध विराम, सेमीकोलन, इंग्लिश में इसको सेमीकोलन बोलते हैं। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले अपन ने पूर्ण विराम किया था, पूर्ण विराम के बाद पूरा रुक जाते हैं, वाक्य खत्म हो जाता है। अल्प विराम में थोड़ा रुक के फिर बोलना होता है। और जैसे कि राम कॉमा सीता, राम अल्पविराम सीता अल्पविराम लक्ष्मण, इस तरह से। लेकिन अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है आधा विराम लेने के लिए, अर्थात एक वाक्य वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तब अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्यास्त हो गया, फिर अर्धविराम, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। तो जब सूर्यास्त हो जाता है तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। कल रविवार है, फिर एक कॉलन, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। मतलब उस बात को प्रस्तुत किया विराम, अगर विराम नहीं लेंगे तो वो बात उतने अच्छे से क्लियर हो ही नहीं पाएगी जिस तरह से होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि विराम चिन्हों का कितना महत्व है, उनका उनका अर्थ ही बदल जाता है अगर सही जगह पे उसका प्रयोग ना किया जाए तो। इसे हम अर्धविराम कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये भी आपको प्रश्नवाचक वाक्यों में मैंने इसका प्रयोग समझाया था जब वाक्य रचना का टॉपिक पढ़ा था हमने। प्रश्नवाचक का जो चिन्ह है वो हमेशा प्रश्न का सूचक होता है कि आपने प्रश्न किया है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न होता है, भाव प्रकट होता है, तो उस वाक्य को प्रश्नवाचक चिन्ह, उस वाक्य में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वह क्या खा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। राम बाजार से क्या लेकर आया, इसमें वो पूछ रहा है, तो जिससे वो पूछ रहा है उसे वो बताएगा सब्जी लेके आया है, क्या लेके आया है, खाना लेके आया, क्या लेके आया। सीता के पिता का नाम क्या है, तो सीता के पिता का जो नाम होगा वो बता दे कि देखो सबके वाक्य के खत्म होने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका अर्थ है वो प्रश्न पूछ रहा है। और ये प्रश्नवाचक वाक्य में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये इसकी पहचान होती है। योजक चिन्ह, हाइफन, दो शब्द, इस योजक चिन्ह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइफन। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम हाइफन सीता की मूर्ति, वह राम योजक चिन्ह सीता की मूर्ति। ये जो चिन्ह होता है, ये देखो सुख और दुख, माता पिता में भी ये चिन्ह लगा रहता है, रात दिन ये चिन्ह लगा रहता है। परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है, सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। देखो देश के जवानों में तन मन धन सीधे लिख देते तो नहीं समझ में आता ना, वो वाक्य उतना स्पष्ट नहीं हो पाता। तन योजक चिन्ह मन, योजक चिन्ह धन से देश की रक्षा की, कोष्टक जिसको इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं, ब्रैकेट। वाक्य से के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। जैसे अध्यापक कोष्टक चिल्लाते हुए, फिर निकल जाओ बाहर कक्षा से। विश्वामित्र क्रोध से कांपते हुए कोष्टक में है। जो मुख्य बिंदु हैं कोई भी हो सकते हैं, कोई भी मुख्य बिंदु को हम कोष्टक में लिख देते हैं जब हमें उन्हें अच्छे से दर्शाना होता है तो। जैसे धर्मराज
कौन है? युधिष्ठिर। उन्होंने कोष्टक में लिख दिया। धर्मराज पता है युधिष्ठिर होते, लेकिन उन्होंने कोष्टक में लिख दिया कि सत्य और धर्म के संरक्षक थे। तो युधिष्ठिर हमें अच्छे से समझ में आने लगा कि जो कोष्टक में लिखा है वो स्पेसिफिक स्पेशल शब्द है। पदलोप चिन्ह, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश जोड़कर लिखना हो तो पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने मोहन को गाली दी, लोप हो गया वो। मैं सामान उठा दूंगा पर, लोप। मैं घर अवश्य चलूंगा, लोप, पर तुम्हारे साथ। ये अंश छोड़कर लिखना होता है जब हम इस तरह से लिख देते हैं। अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण या उदाहरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए मैं सबसे अच्छा एग्जांपल ये बताऊंगी कि जब हम जब हायर स्टडीज में या 10th 12th में 8th में जैसे संज्ञा की परिभाषा देते हैं, तो हम हमेशा अगर परिभाषा देते हैं या किसी भी परिभाषा देते हैं तो हम उसको इन्वर्टेड कामों में बंद करते हैं दोनों तरफ से। तो वो हमेशा जब परिभाषा लिखते हैं, जैसे तुलसीदास ने जो भी कहा, सेम एज इट इज हम लिख देते हैं। तो जो हम लिख देते हैं किसी के द्वारा कही हुई बात, उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं। उसको हमेशा आप देखना, हम जब भी बीए एमए इस तरह के जब एग्जाम देते हैं 12th के, तो हमें जब परिभाषाएं लिखनी होती है किसी के द्वारा, जैसे अब्राहम लिंकन ने क्या कहा, मैस्लो ने क्या कहा, तो उनकी जो परिभाषाएं होती हैं वो उसे एज इट इज वैसे ही इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देते हैं कि ये इसके द्वारा है, और इन्वर्टेड कामा लगाते हैं, वो परिभाषा लिख देते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। अवतरण चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया जाता है। जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा है, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, पराधीन सपने सुख नाही, इन्वर्टेड कामा क्लोज। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जीवन विश्व की संपत्ति है, दोनों इन्वर्टेड कामा के अंदर है। अवतरण चिन्ह जिनको हिंदी में बोलते हैं, राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, तो राम जी ने सही में कहा है सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, दोनों इन्वर्टेड कामा के अंदर। रेखांकन चिन्ह, किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरियाणा, नीचे लाइन खींच दी, और उत्तर प्रदेश, नीचे लाइन खींच दी, को यमुना नदी पृथक करती है। गोदान, नीचे लाइन खींच दी, उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। जैसे अब हमको गोदान को बताना है स्पेसिफिक, और किसके द्वारा लिखा है, किसके द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है, तो हमने दोनों के नीचे लाइन खींच दी। लाइन खींचना इसका मतलब है अंडरलाइन करना, रेखांकित करना। और ये दोस्तों हम जनरली करते हैं, अगर हम कभी लिस्ट भी बनाते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सामान होता है उसके नीचे हम लाइन कर देते हैं कि ये तो हमें भूलना ही नहीं है। वही है ये, कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिए, तो जो कृष्ण है उसके नीचे हमने रेखांकित कर दिया और बरगद के नीचे रेखांकित कर दिया। इस वाक्य में ये सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज है जिसके कारण ये वाक्य बना है, हमने इनको रेखांकित कर दिया। इसको हम बोलते हैं रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह थोड़ा थोड़ा जीरो जैसा होता है। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, यह शून्य की लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे डॉक्टर के लिए हम डा लगा देते हैं, जनरली हम करते हैं। पंडित के लिए प लगा देकर ये करते हैं। हम स्कूल में एग्जाम देते हैं, तभी भी किसी कवि का परिचय वगैरह होता है तो हम पूरा डॉक्टर थोड़ी लिखते हैं, डॉक्टर ही लिख के उनका नाम लिख देते हैं, आगे डा लगा के लाघव चिन्ह लगा देते हैं। इंजीनियर के लिए ईजी करके कर देते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए अप, मध्य प्रदेश के लिए मप्र, इस तरह से करते हैं। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह जैसे नाम से ही सिद्ध होता है कि विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे आम के निम्न फायदे हैं, अब ये यहाँ पे ये विवरण चिन्ह दे दिया, इसके आगे आप विवरण कर दो। ये चिन्ह लगा होता है, इसका मतलब ये है कि इसके आगे विवरण है। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, विवरण चिन्ह दे दिया, कौन कौन से होते हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। नहीं, संज्ञा के जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, सॉरी, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। वचन के 2 भेद होते हैं, ये अगर इसके आगे जो वचन के भेद हैं वो लिख दो आप। तो इस तरह इन विवरण चिन्ह का अर्थ ही ये होता है कि ये जैसे हमने किसी भी सब्जेक्ट को लिखने के बाद हमने विवरण चिन्ह लिख दिया, इसके आगे इसका हम सब कुछ लिखेंगे, विवरण करेंगे।
ये होता है विवरण चिन्ह का। विस्मरण चिन्ह, यह त्रुटिपूर्ण चिन्ह, जब त्रुटि हो जाती है। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। ये इसका उपयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं, इस चिन्ह का, विस्मरण चिन्ह का, त्रुटिपूर्वक चिन्ह का, कि हम जैसे राम जाएगा, तो राम, अब हम भूल गए राम कहाँ जाएगा, अगर कहाँ लिखना हो तो अब हम भूल गए तो हमने त्रुटिपूर्ण चिन्ह लगाए और लिख दिया कहाँ, नीचे। शाम, अब शाम के बाद में हम भूल गए और आगे लिख दिया में रहता है, कहाँ रहता है, शाम घर में रहता है, अब घर हम बाद में लिख देंगे यूं करके, ये निशान लगाएंगे और लिख देंगे, तो कोई भी समझ जाएगा कि ये मिस हो गया था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। राम बहुत अच्छा लड़का है, मैंने तुमसे वो बात कही थी। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ये चिन्ह का उपयोग भी हम बहुत करते हैं, जिसको रिपीट पॉइंटर सिंबल कहते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। देखिए अब मैं इसी में आपको समझा देती हूँ। ये मंथ है, ये सेविंग है। जनवरी में $100, फरवरी में $80, अब जनवरी में फिर $80 लिखना है, तो हमने क्या कर दिया, पुनरुक्ति या रिपीट पॉइंटर सिंबल लगा दिया। इससे ये पता चल गया कि फरवरी का सेविंग भी उतना ही है और जनवरी का भी उतना ही है। मतलब जब भी हम नॉर्मल कोई लिस्ट भी बनाते हैं या हम अपने खर्चे की भी लिस्ट बनाते हैं कि इस बार कितना हमारा स्पेंडिंग हो गया है, तो जब सेम होता है तो हम उसके आगे पुनरुक्ति चिन्ह लगा देते हैं, उसका मतलब ही सेम होता है कि जो पहले था वही अभी है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहां दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा जब छंद, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, ये सब करते हैं, दोहा, छोटा, रोला, तो हम मात्राओं से काउंट करते हैं इनको कि इसमें इतनी मात्रा है। जब वर्ण में जैसे लघु वर्ण होता है तो लघु वर्ण में क्या लगता है, एक सीधा रेखा आ जाती है। और दीर्घ, जब दीर्घ उच्चारण होता है तो इसका मतलब हम ये एस का निशान बना देते हैं, इसका मतलब 2, इसको हम कितना काउंट करते हैं, 2। तो बस हम इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं दीर्घ उच्चारण के लिए। जब एस लगा होता है इसका उच्चारण दीर्घ होता है। तुल्यता सूचक चिन्ह, वाक्य में दो शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको इंग्लिश में इक्विवेलेंस इंडिकेटर सिंबल इंग्लिश में ये कहते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह जैसे अच्छाई इक्वल बुराई, बराबरी करने के लिए आ बराबर बा, 5 और 5 बराबर 10। ये जो 5 है और 5 है, 5 और 5 कितना होता है, 5 और 5 क्या है, बराबर है 10 के। आ और बा क्या है, बराबर है बा के। बराबरी करने के लिए अच्छाई बराबर नहीं है बुराई के, पर जब हम करते हैं तो करते हैं ना, कोई अच्छाई करता है कोई बुराई करता है, तो वाक्य में दो शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। और ये हम अक्सर करते हैं और ये हमारी डे टू डे लाइफ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अच्छाई को हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं ना बुराई से, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो क्या है ये यही है तुल्य, हमने तुलना की। विराम चिन्ह के अगले प्रकार में निर्देशक चिन्ह, जिसको हम क्या बोलते हैं, डैश। निर्देशक चिन्ह डैश का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। उदाहरण के लिए श्री राम ने कहा डैश सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, जैसे डैश फल सब्जी मसाले इत्यादि। अब मैं इसका आपको सबसे इजी प्रयोग बताती हूँ। जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं, सबसे बेसिक 6th में हम लिखते हैं, जब छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं तो हम विषय लिखते हैं, विषय के बाद हम यही वाला डैश लगाते हैं ना, 1 दिन की छुट्टी देने हेतु कृपा करें, 1 दिन की छुट्टी के देने हेतु आवेदन पत्र, यही लिखते हैं ना, 2 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र, विषय लिखते हैं, फिर डैश लिखते हैं, फिर वो लिख देते हैं। बस इसका प्रयोग ऐसे ही